बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में अप टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड differential equation, first order differential equation, second order differential equations. There are multiple types of first order differential equation, multiple methods that are used to solve the differential equations. Similarly, for the second order or higher order differential equations, there are multiple methods to solve them. वो हमने डिटेल में देखे, इसमें से 2 सवाल आपके पेपर में आते हैं। फिर सर वसीम ने आपको पढ़ाया न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में 5 टाइप्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वर सपोज टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशन through numerical method, and there were 5 different techniques through which you can solve non-linear equations numerically. The second thing you discuss, you are taught was the solution of linear equations numerically. There were 2 methods as well, Seidel and Gauss-Jacobi और वो Gauss-Seidel method. इसी तरह से फिर आपने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन देखी, न्यूमेरिकल उसके मेथड आपने देखे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड्स देखे, फिर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा। तो इस सारे पोर्शन में से भी 2 सवाल आपके पेपर में आते हैं। तो 4 सवाल अभी तक आप अप्लाइड मैथ के तैयार कर चुके हैं। आज और कल के लेक्चर से आपका 5वां सवाल तैयार होगा। आज और कल के लेक्चर में हमारा जो एजेंडा है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है कि जब कोई बॉडी उस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, तो अगर तो वो फोर्सेस सारी बैलेंस हों, उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करें तो वो बैलेंस आउट हो जाए, इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट होता है, तो वो तो इक्विलिब्रियम में होता है, तो वो मोशन में नहीं होता। अगर वो उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो फिर वो मोशन में ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो उसकी जो मोशन की नेचर है कि वो कैसे हरकत कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी होती हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला काइनेमैटिक्स है और दूसरा रेक्टिलिनियर मोशन है जो हम डिस्कस करेंगे। काइनेमैटिक्स में हम सिंपल देखते हैं कि जो आपकी कोई फोर्सेस अप्लाई होती हैं या कोई सिंपल आप कोई ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा उसमें मोशन में है, तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ये आज का आपका सेक्शन है, चैप्टर नंबर 7 है क्यू कैटेगरी का। और जो नेक्स्ट कल जो आपका लेक्चर होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन, वो सिंपल है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी फाइंड करना, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना, उसकी डिस्टेंस कितना कवर किया, कितने टाइम में, ये 4 वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। हमने बचपन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी देखेंगे। तो इस तरीके से ये तो कल के लेक्चर की बात। आज के लेक्चर में हम सिंपल 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन को देखेंगे कि 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर कोई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट की हो, अगर उसके कार्टेशियन कंपोनेंट्स में देखें तो उसका एक्स एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट आता है, वाई एक्सिस में कौन सा आता है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल आज के लेक्चर में आपने जो प्रिपेयर करना है कि टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हमने देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई वेलोसिटी है, उसका कोई एक्सेलरेशन है, तो हम उसको अगर टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स फाइंड करें तो उसका क्या आता है वो फाइंड करना। इसी तरह से तीसरा जो आज का सवाल है वो ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें पता हो, तो उसका रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, वो कैसे फाइंड करना है। ये 3 सवाल है। नॉर्मली जो दूसरा और तीसरा सवाल है उनमें से पेपर में हर दफ़ा एक सवाल आता है और उसमें कहते हैं फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये डेरिवेशन करनी होती है जो आज हम क्लास में करेंगे। एज इट इज़ पेपर में आती है, यू कैन चेक योर पास्ट पेपर्स। या आ जाएगा कि ड्राइव द रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एज इट इज आएगी। वो डेरिवेशन आज हम क्लास में करेंगे, वही पेपर में आएगी। इन दोनों में से एक डेरिवेशन पेपर में आती है 10 नंबर की।
जो इसका दूसरा पार्ट होता है जो हम कल डिस्कस करेंगे, उसमें से दूसरा एक न्यूमेरिकल है वो आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हम इसको देखते हैं। आपने बुक देख लेनी है, 4-5 पेजेस है, आपने उसको रीड कर लेना है। जो इसके मेन क्वेश्चन है वो भी हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें ये है कि कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये हमने फाइंड करना। इसमें वो कहते हैं जी आप सपोज कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है आपका ओरिजिन पे, ये ओरिजिन है, यहाँ से इतने डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। यहाँ से ये जो उसका पाथ है, ये पाथ है, मतलब ये एक पाथ है, रोड है, पाथ है कोई, इस पाथ के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस पॉइंट पे देखें तो ओरिजिन से उसने डिस्टेंस आर कवर किया हुआ है। पी से उसमें आर, सॉरी डिस्टेंस नहीं, आर पोजीशन है उसकी, डिस्टेंस इसको नहीं कहना चाहिए, आर पोजीशन है। और फिर जब उसको थोड़ा सा आपने उसने मूव, जैसे क्योंकि बॉडी मूविंग में है, पी से हमने अज्यूम किया कि वो मूव करके पॉइंट क्यू पे आ जाती है बॉडी। अब हम ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस अगर हम देखें तो वो आर से तो बड़ा होगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि ये सर्कल थोड़ी है, ये सर्कल नहीं है कि जिसमें रेडियस सेम हो, ये सर्कल नहीं है, ये कोई भी पाथ है, ये कर्वी है, कोई भी है। तो अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आ जाती है कि यहाँ पे ये जो पाथ है ऑलरेडी, ये जो पाथ है, तो उसने यहाँ से लेके ये पाथ का डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम डेल एस कह देंगे, ये डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम पी और क्यू का डिस्प्लेसमेंट लेके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर किया है, पोजीशन उसकी, तो हम डेल आर कहेंगे। तो बेसिकली ये डेल आर इसमें ऐड हुआ है, तो ये डिस्टेंस बन गया। ये हम एक पूरा हमने जो है ना अज्यूम कर लिया कि ये क्या चक्कर है। इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा रीड करके बता दूं, लेट द पार्टिकल p is at position p with the distance or position r, distance r from the origin, ये origin of Cartesian coordinates। Cartesian coordinates का पता है ना, सिंपल जो होता है x और y। The position of the particle becomes r plus del r when it reaches at q from p to q, ये हमने बात कर दी। While moving on curve pq, ये जो ग्रीन है, इसको अगर हम लिखूंगे तो ये ग्रीन वाला जो है ये पी क्यू कर्व है इन डेल टी टाइम, मतलब डेल टी टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया। मैं अगर पी क्यू ब्लैक को लिखूंगा तो उसके ऊपर मैं कर्व की बजाय ये लाइन, मतलब इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारी, ये हमने इसका एक पूरा सिनेरियो बना लिया। तो सादा सा पॉइंट है, आप इसमें पहले देखें कि कार्टेशियन हमने कार्टेशियन कंपोनेंट वेलोसिटी के फाइंड करने हैं और एक्सेलरेशन के। पहले वेलोसिटी के फाइंड करते हैं। कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ आर क्या होंगे, आर तो डिस्टेंस है, हमने तो वेलोसिटी के फाइंड करने हैं। पहले आर के देख लेते हैं, आर के क्या कार्टेशियन कंपोनेंट होंगे। एक उसका एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। आई उसकी डायरेक्शन है और जे भी डायरेक्शन है, जे उसकी वाई एक्सिस पे डायरेक्शन है, आई उसकी एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन है, ये एक्स और वाई उसके वैल्यू है। तो ये आर जो पोजीशन वेक्टर है उसका ये हिसाब किताब है, ये वेक्टर आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये तो आर पोजीशन है, पोजीशन के कंपोनेंट। अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करें, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आपको पता है चेंज ऑफ रेट ऑफ पोजीशन होती है।
अब ये वेक्टर है, जब ये वेक्टर है तो इसकी जगह आप वो रिप्लेस कर दे एक्स आई प्लस वाई जे, तो आपके पास ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे. This shows velocity v has components dx over dt and dy over dt along the coordinate axis. मतलब इससे आपको पता चल गया कि अगर हम वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट्स की बात करें तो वेलोसिटी के कार्टेशियन कंपोनेंट में उसका पहला कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस उसकी जो वैल्यू है dx ओवर dt है, और उसके जो y एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा वो ये होगा. इज इट क्लियर? यस सर. आगे अगर किसी को ये हमने देख लिया तो ये तो हमें वेक्टर की फॉर्म में उसके कंपोनेंट्स दोनों में पता चल गए हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. अगर मैं वैसे ही मतलब ये पेपर में तो उसने इतना ही कहा हुआ कार्टेशियन कंपोनेंट जब उसने कहा है तो हमने ये फाइंड कर लिया है. अब वेलोसिटी के हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन अगर इसका मैंने मैग्नीट्यूड वैसे ही मैं अभी फाइंड कर रहा हूँ, ये ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर फाइंड करूँ तो ये v वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ये तो आपको पता ही है डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी का स्क्वायर. ये इसको अगर हम लिखें तो ये डी एस ओवर डी टी हो जाता है. तो ये इसकी. अब इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट देखें कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, अगर ये हम देखें वेलोसिटी का तो देख लिया, तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन को पता होना चाहिए कि उसको डिफाइन कैसे करते हैं डी वी ओवर डी टी, क्योंकि v हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो इसलिए इस तरीके से करेंगे. तो ये d और dt v की जगह आप लिखें, क्या लिखेंगे dx ओवर dt i प्लस dy ओवर dt j. सर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट में है. हाँ अंडर रूट में. तो अब ये डी एक्स स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर आई प्लस डी वाई स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर जे. तो ये देखें एक्सेलरेशन के कंपोनेंट भी ये बस डबल स्क्वायर में आ गए. ठीक है, डी एक्स स्क्वायर और डी टी एंड डी वाई स्क्वायर और डी टी आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये पेपर में नहीं आता, ये सिर्फ आपको स्टार्ट में जो आपको ऑलरेडी चीज़ आती है उसकी फॉर्म में आपको सिर्फ समझाया है कि जो हमें ऑलरेडी पता है कार्टेशियन कंपोनेंट जिसमें हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं. उसमें कोई भी एक चीज़ है तो उसको एक्स और वाई में स्प्लिट करके कैसे लिखते हैं और कैसे डिफरेंट वेरिएबल्स के फाइंड करते हैं वो आपको समझा दिया. अब जो दूसरा जो सवाल है जो पेपर में आता होता है, अगर उसमें देखें तो उसमें वो हमें जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट velocity and acceleration. वो कहता है ये फाइंड करके दे टेंजेंशियल. अब आपको टेंजेंशियल और नॉर्मल की पहले समझ होनी चाहिए कि व्हाट इज टेंजेंशियल एंड व्हाट इज नॉर्मल. टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसको हम टेंजेंट कहते हैं. नॉर्मली टेंजेंट का कॉन्सेप्ट आया किधर से है, टेंजेंट होता क्या है. टेंजेंट का आपको पता है कि कोई भी आपके पास कर्व है उसके पे जो किसी एक पॉइंट पे गुजर के जाए उसको टेंजेंट कहते हैं. किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट पे ऐसी लाइन जो किसी कर्व के एक पॉइंट पे गुजर के जाए तो वो टेंजेंट है. और उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे जो एंगल बनेगा वो जो होगा कोऑर्डिनेट ये नॉर्मल होगा. ये नॉर्मल, ये टेंजेंट. तो वो कहते हैं कि
किसी भी पॉइंट पे है बॉडी है तो उसकी टेंजेंट डायरेक्शन में देखें उसकी क्या वैल्यू होगी, नॉर्मल डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगी। जैसे इस केस में कहते थे कि एक्स एक्सिस में क्या होगी, वाई एक्सिस में। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि असल में हम करना क्या चाह रहे हैं या नहीं आया? ये कर्व है ना, इधर ये बॉडी मूव कर रही है, ये पी पे थी ऐसे, फिर ये क्यू पे आ गई, आर पे आ गई। पहले तो हम ये देख रहे थे कि एक्स एक्सिस के लिहाज से अगर ये पोजीशन है इसकी, तो एक्स एक्सिस के लिहाज से इधर कितनी है और वाई एक्सिस में कितनी है, आई डायरेक्शन में इसका क्या वैल्यू है, जे डायरेक्शन में, पोजीशन का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। अब हम कह रहे हैं कि हम एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। कोई भी बॉडी होती है उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। मतलब यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है ना ऐसे, अगर ये वेलोसिटी से जा रही है तो इसकी वेलोसिटी है तो कर्व है, तो एक तो इस डायरेक्शन में इसका कोई ना कोई कंपोनेंट होगा। एक उसके जो 90 डिग्री एंगल पे जो ये जो होगी ना लाइन, इसको नॉर्मल कहते हैं, इसको टेंजेंट कहते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम इधर और इधर भी डिवाइड कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। समझ आ गया सवाल में हम करना क्या चाह रहे हैं? जी सर, आ गया। तो अब हमने दूसरे की बजाय हम टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स जो है ना वो फाइंड करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से जैसे पहले है उसी तरीके से हम इसको करते हैं कि हमारे पास ये एक पाथ है, इस पाथ में ये पी पॉइंट है, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल वो रेफरेंस था एक्स एक्सिस का, ये आर पोजीशन है, आर डिस्टेंस पे हमने उसने इतना ट्रैवलिंग की, क्यू पे आ गया ऑब्जेक्ट, ये एस डिस्टेंस है। अगर मैं इसका वो देखूं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, ये मैं सही करके बनाऊं ताकि आपको ना आगे कंफ्यूजन ना हो। आराम से बनाता हूँ, ये कर्व है, माइक बंद कर ले, ये पी है, माइक बंद कर ले, क्यू है, ये आर है, आर प्लस डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर है और ये डेल्टा एस है। ये वही ऑलरेडी जो हमारा हमने जैसे बनाया था। अब हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले कार्टेशियन में तो आपको ऑलरेडी पता है इसको कैसे लिखते हैं। हम सिंपल ऐसे करते हैं कि इसकी वेलोसिटी देखें क्या है कार्टेशियन में। कार्टेशियन में अगर आप इसकी वेलोसिटी देखें, ये मैं वेलोसिटी मतलब आप वेलोसिटी के कंपोनेंट हम देखने लगे हैं। तो वेलोसिटी को आप डिफाइन करें तो ये डी आर ओवर डी टी आ जाएगा, तो ये डी एक्स ओवर डी टी आई और डी वाई ओवर डी टी जे। तो वेलोसिटी के तो ये कार्टेशियन कंपोनेंट आते हैं, ये कार्टेशियन है। अगर आप इसी के मैग्नीट्यूड फाइंड करें, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो ये दिन में देखें जिसके ऊपर मैंने एरो डाल दिया वो वेक्टर है, जिसके ऊपर एरो नहीं डाल रहा वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, या आप इसको डी एस और डी टी कह सकते हैं। ये अभी तक हमने वो फाइंड कोई नहीं किया टेंजेंशियल और नॉर्मल, अभी तक तो हम लगे हो। एस इसमें क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पाथ फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन।
ये एस ये है वो जो पाथ के क्रॉस डिस्टेंस है। अच्छा, तो देखिए हमने मैग्नीट्यूड तो इसका फाइंड कर लिया है, इसका ये वेक्टर में वेलोसिटी हमें पता थी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। जब ये दोनों चीज़ें हमें पता चल जाती है ना, वेलोसिटी और डायरेक्शन, अब इसकी जो डायरेक्शन जब हम फाइंड करेंगे हमें पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या उसकी कितनी वैल्यू है और नॉर्मल में क्या है। तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि हम वेलोसिटी को जो कि इधर कार्टेशियन में लिखी हुई है इसको टेंजेंशियल और नॉर्मल में शो कर सकते हैं। ये सारी बात यहाँ से आएगी कि हम उसकी टेंजेंट के मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया इतना है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड ये किस डायरेक्शन में है ये नहीं पता। क्या ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू टेंजेंट की डायरेक्शन में है या नॉर्मल की डायरेक्शन में है या दोनों की डायरेक्शन में है, ये हमें नहीं पता। जब हमें पता चल जाएगा फिर हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन आई वेक्टर एंड जे वेक्टर कार्टेशियन में लिखने की बजाय हम टेंजेंट की डायरेक्शन में उसकी वो जो वैल्यू है वो लिख देंगे, जो नॉर्मल की डायरेक्शन में वैल्यू है वो लिख देंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फाइंडिंग द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या कैसे फाइंड करनी है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर आप देखें तो आपको पता है ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है लंबी चौड़ी। तो इसको आप सिंपल ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो अब आपके पास ये आ जाएगा ds ओवर dt। अब ये जो ds ओवर dt है ये देखें, इसको अगर ये v के इक्वल है तो आप इसको v dr और ds लिख सकते हैं। मतलब जो v वेक्टर है ये v मैग्नीट्यूड है इनटू dr इस डायरेक्शन में। तो कह रहा है कि v वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड ये इनटू ये डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन हमने देखनी है कि ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है। अब आपको मैंने पहले बताया कि जिसके ऊपर एरो का निशान आ जाए ये वेक्टर है। तो अभी देखें ना इसके ऊपर एरो है ना, ये वेक्टर है। तो जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें फाइंड करनी होती हैं। तो अब हम डी आर ओवर डी एस इसका मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड करना है और इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। क्योंकि असल वेक्टर था ये, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करनी थी। मैग्नीट्यूड हम ऊपर फाइंड कर चुके हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड ये है। जब इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने लगे थे हम, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने देखा कि इसकी डायरेक्शन ये आ रही है और ये वेक्टर आगे फर्दर एक वेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। तो अब ये जो वेक्टर हमारे पास, इसकी हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे, डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। अच्छा, इसको भी देखते हैं कि क्या है। इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसका ना कहते हैं जी, ये जो वेक्टर है ना, कहते हैं जी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना तो कहते हैं 1 के इक्वल है। कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है। कैसे, ये देखें क्यों वो 1 के इक्वल कह रहे हैं। वो कहते हैं जी जो आपका ये डी आर ओवर डी एस है, बेसिकली डी आर ओवर डी एस है जो ये तब आता है जब आपकी लिमिट डेल एस अप्रोचेस टू 0 करे डेल आर ओवर डेल एस। ये जो एक्सप्रेशन है ना डेल आर ओवर डेल एस, इसमें जब एस अप्रोच टू 0 करे तो आपको आप डी आर ओवर डी एस लिख सकते हैं। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस जब छोटा सा हो जाए तो आप इसको डी आर ओवर डी एस लिख सकते हैं। तो इसी को वो कहते हैं कि जब लिमिट डेल एस अप्रोचेस टू 0 करती है ना, जब ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता है तो आप इसको
डेल आर और डेल आर, ये डेल एस को भी डेल आर आप लिख सकते हैं। तो ये 1 आ गया तो इधर से 1। इसकी मिसाल इधर से देखें कि जब ये आपके पास ये जो कर्व है ये इतनी सी हो जाए, छोटी सी, बस इतनी सी, पी और क्यू इधर आ जाए, तो ये डिस्प्लेसमेंट और जो कर्व है ये दोनों सेम ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इसलिए उन दोनों सेम क्वांटिटी को डिवाइड करें तो एक ही आती है। ऊपर डेल आर है, नीचे डी एस है। तो जब ये इसका पी और क्यू का डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा तो ये दोनों क्वांटिटी बेसिकली इक्वल आ जाती हैं। और यही हमने ये जो एक्सप्रेशन है ये भी डी आर ओवर डी एस ही है। तो जब लिमिट 0 की तरफ अप्रोच करते हैं तो इनकी वैल्यू 1 आ जाती है। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? यस सर। तो इसलिए क्या है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। अब इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो कहते हैं जी इसकी जो डायरेक्शन है डी आर ओवर डी एस की, वो कहते हैं इसकी डायरेक्शन टेंजेंट है, टेंजेंट की डायरेक्शन में है। मतलब कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है ये है टेंजेंट की डायरेक्शन में। टेंजेंट की डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन टेंजेंट की डायरेक्शन ये है, अगर इस इंस्टेंट पे कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो वो ये होगा, इस पॉइंट से गुजर के आगे निकल जाए बस, ये टेंजेंट एक सिर्फ नुक्ते पर टच करें। अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट देखें तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो इसका नॉर्मल इधर ये होगा, इधर नॉर्मल ये होगा। तो वो कहता है कि ये टेंजेंट की डायरेक्शन है। कैसे डायरेक्शन है, इस पे उसका आर्गुमेंट क्या है? वो कहते हैं जी कॉमन सेंस है। कहता है जब लिमिट डेल एस अप्रोचेस 0, बहुत छोटा थोड़ा सा ट्रेवल उसने किया हो, तो डेल आर ओवर डेल एस किसके इक्वल आ जाता है? पी क्यू ओवर पी क्यू, वही जो पहले लिखा है। जैसे 1 आ गया, इनकी वैल्यू 1 आ गई, मतलब इसकी वैल्यू 1 है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, आपको पता है कि कोई भी बॉडी जब किसी कर्व में मूव कर रही होती है, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बॉडी कर्व में जब मूव कर रही होती है, पहले यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, तो उसकी जो सारी डायरेक्शन होती है वो उसके टेंजेंट में ही होती है। सारी डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन सारी टेंजेंट में होती है। अगर उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो वो टेंजेंट उसका जो होता है उसी डायरेक्शन में होता है। ये कॉमन सेंस, ये हमने पहले का फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। कोई भी कर्वी लीनियर मोशन हो, कोई भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी कर्वी पाथ पे मूव कर रहा हो, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो उसके टेंजेंट की तरफ डायरेक्शन उसकी होती है। और दूसरा ये हमने ये भी देख लिया कि इन दोनों की वैल्यूज तो सेम आ जाती है। ये पी क्यू और ये हमारे पास ये जो पाथ है और ये है, ये दोनों सेम आ जाती है एक ही पॉइंट पे, तो उसके टेंजेंट भी उसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि एक ही नुक्ते ही यही आ गया। तो उसके टेंजेंट में जो डायरेक्शन है इसकी वैल्यू उसी डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू टेंजेंट की आ गई और उसकी वो होगी। अब आप दोनों को देखें अगर, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन था वो ये था, v इज इक्वल टू वी डी आर ओवर डी एस। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड था और इसकी जो आगे डायरेक्शन थी, इसका मैग्नीट्यूड 1 था, डायरेक्शन इसकी टेंजेंट है। तो ये सर ये डायरेक्शन टेंजेंट कैसे तरह से, ये रिपीट कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी जब कर्वी लीनियर पाथ होता है, उसकी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है किसी भी इंस्टेंट पे, उसकी जो एक्शन की डायरेक्शन होती है वो उसके टेंजेंट होती है।
अगर इस पॉइंट पे है, आप किसी उसको ले लें, बेशक बल्कि वो एग्जांपल मैं वो सेंट्रीपिटल वाली नहीं देता, कि मतलब आप एक दायरे में अगर आप कोई मूव कर रहे हैं, आप यहाँ पे आके वो चीज को ऐसे घुमा रहे हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो वो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है सर, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के में हाँ, होगी। अगर कर्वी पाथ में चल रहा हो तो वो टेंजेंट की होती है। ठीक है तो, सर। तो इसको मैथमेटिकली भी शो करने की कोशिश की है, वो भी आपको समझ नहीं आया। फिर मैंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, मैंने कहा चले इतने में ही ठीक है। सेंस तो सिर्फ यही है, ये डेरिवेशन ही आपने करनी है, अगर नहीं भी इतनी डेप्थ में समझ आई बात, कोई बात नहीं। वो मैंने यही कहा है कि इसका ये डी आर ओवर डी एस है, इसकी हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो उसमें वो कहते हैं कि जब डेल एस जीरो को अप्रोच करता है तो डेल आर ओवर डेल एस इसके इक्वल आ जाती है 1 के। तो मतलब उसकी इसका ये मतलब ये है, 1 के आने का मतलब ये है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इस एक नुक्ते पे हम देखना चाह रहे हैं। मतलब 1 आने ही तब है जब डिस्टेंस बहुत छोटा हो, मतलब हम इस एक नुक्ते पे सिर्फ डायरेक्शन देखना चाहते हैं। तो नुक्ते पे वो डायरेक्शन उसकी हमेशा टेंजेंट भी होती है। अगर एक डिफरेंट पॉइंट्स पे देखें तो टेंजेंट चेंज होता जाता है ना, लेकिन इसे एक पॉइंट पे सिंपल टेंजेंट की डायरेक्शन आप बस इतने ही रेंज में रख लें। तो ये जो हमारे पास वेक्टर है, तो हमें पता चला कि ये जो वेक्टर है इसकी जो कंपोनेंट की वैल्यू v है अलोंग टेंजेंट, नॉर्मल में इसकी 0 है, नॉर्मल की डायरेक्शन में इसका कोई वैल्यू नहीं है वेलोसिटी की। ये हमने वेलोसिटी की फाइंड कर ली है कि उसका क्या कंपोनेंट है। टेंजेंट के अलोंग उसकी कंपोनेंट की वैल्यू v है और नॉर्मल के अलावा उसके कंपोनेंट की वैल्यू 0 है। मतलब नॉर्मल में कोई उसकी कंपोनेंट नहीं है, सारी की सारी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो टेंजेंट के क्रॉस ही है। अब डेरिवेशन की समझ आ गई, साबित कैसे आप ड्राइव यस करनी। यस सर। ये आपके पास कहानी सारी खत्म हो गई। आगे इसमें ये है कि हमने अब इसका एक्सेलरेशन भी देखना है। एक्सेलरेशन का सादा सा फार्मूला है, वही आपको पता है कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें। तो वेलोसिटी का जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू है इसकी। ये प्रोडक्ट रूल लगा दे, डी वी ओवर डी टी टेंजेंट प्लस वी, ये टेंजेंट का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डी टी। बेसिकली एक्सेलरेशन की जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो ये आ गई है। अब इससे छेड़ा छड़ी हमें शुरू करनी है। इसको देखना है कि इसमें नॉर्मल और टेंजेंशियल, नॉर्मल और टेंजेंट में कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। टेंजेंट ये तो ऑलरेडी कंपोनेंट टेंजेंट में है ना, डीवी ओवर डीटी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट नहीं है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें ये जो चीज है ये तो ऑलरेडी नहीं, ये जो वैल्यू है ये इसकी डायरेक्शन टेंजेंट नहीं है ऑलरेडी, नहीं ऐसे है या नहीं है। यस सर, इसी तरह। बस हमें ये इसकी समझ आ जाए ना कि ये डायरेक्शन कौन सी है, ये हमारे लिए काम की बात है कि हमें ये डिटरमिन करना है। ये तो ऑलरेडी हमें टेंजेंट की डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या है वो तो ऑलरेडी समझ है, डी वी ओवर डी टी है। ये तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या है ये पता है। अब ये डायरेक्शन को का हमें पता नहीं है कि ये कौन सी डायरेक्शन, हमें नहीं पता। डी टेंजेंट का डेरिवेटिव ले तो वो कौन सी डायरेक्शन बनती है हमें नहीं पता। सर ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट की डायरेक्शन है ना, टेंजेंट हाँ कैसे चेंज हो रहा है। हाँ 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 हाँ। उसको ये हमने इसको देखना पड़ेगा हमें, ये तो ऑलरेडी क्लियर है। तो अब बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है, जस्ट टू फाइंड
डायरेक्शन कि ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है, इसको हमने छेड़ाछाड़ी करनी है। तो बेसिकली ये जो बीच वाला ये कंपोनेंट है, इसको हमें देखना है कि ये क्या चीज है। तो ये जो कंपोनेंट है डी टी और इसका हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और इसकी हम डायरेक्शन भी देखेंगे। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखें, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये भी हम देखते हैं कि इस चीज का मैग्नीट्यूड क्या। इसकी डायरेक्शन निकालना बड़ी सिंपल है। कैसे सिंपल है, चले पहले डायरेक्शन इसकी देख लेते हैं। इस चीज की डायरेक्शन कैसे, आपको ये पता है ना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम कंपोनेंट 1 होता है, ये पता है ना आपको? यस सर। हाँ यस सर, ये पता है। हाँ, अब इसका डेरिवेटिव अगर ले इसका, तो डेरिवेटिव फिर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ना, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना। ये पहले का डेरिवेटिव दूसरा कैसे? ये बन जाएगा टी डॉट, ये बनता है एक्सप्रेशन बन जाता है। अब सवाल ये है कि हमें इसकी नहीं ना समझ, ये जो हमारे पास आइटम है वो तो डी टी हैट ओवर डी टी है ना, तो वो आइटम इधर आ गई है ना। अभी यहाँ से हम हिसाब लगा लेते हैं कि डी टी सर आवाज सही नहीं आ रही। हाँ, हम यहाँ से कुछ कंक्लूड करने लगे हैं। इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, टेंजेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये या तो 0 है या परपेंडिकुलर टू टी है, या तो 0 है या परपेंडिकुलर टू टी है। क्यों क्यों ये इन दोनों में से एक ऑप्शन है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 तब भी होता है जब परपेंडिकुलर होता है, या उसकी वैल्यू 0 होगी मैग्नीट्यूड। एक्सीलेंट। अब देखें क्या ये डी टी ओवर डी 0 हो सकता है? यार नहीं हो सकता। जब बॉडी मूव कर्वीलिनियर पाथ में करती है तो उसकी टेंजेंट तो हर इंस्टेंट पे चेंज होता जाता है ना, टेंजेंट की डायरेक्शन तो चेंज होती जाती है। मींस dt over dt cannot be 0 as the direction of tangent is usually changing, so we conclude t and dt or dt are mutually perpendicular। समझ आ गई है? तो अब हमें ये पता चल गया कि dt और dt जो है, ये जो भी है, हमें इसका पता नहीं क्या है, जो भी है ये परपेंडिकुलर है किसके? टेंजेंट के। ये हमें पता चल गया है, ठीक है। तो हमने कहा कि हमें पता तो चल गया परपेंडिकुलर है, तो हमने इसका नाम रख दिया कि इसका नाम टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा उसको हमने एन से शुरू किया। तो हमने कह दिया टेंजेंट डॉट नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट 0 है।
सर एक क्वेश्चन ये, नॉर्मल हमेशा बाहर की तरफ होता है कि अंदर की तरफ भी हो सकता है? बाहर की तरफ ही होता है नॉर्मली। इसको पे मैंने कभी वैसे सोचा नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से तो हमेशा बाहर ही देखा है। इसकी कुछ ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से हमें ये समझ सर आ अंदर गया। की तरफ जो होता है उसका साइन नेगेटिव होता है, माइनस n कैप होता है। रमूना आप भी क्लास में है? जी सर। चलो जी। अच्छा, तो ये जनाबे वाली हमारे पास यहाँ से हमें ये अब समझ आ गई है कि ये जो चीज है ये वाली, इसकी डायरेक्शन क्या है? नॉर्मल। अब इसका मैग्नीट्यूड जब हमें पता होगा ना, वो इसकी जगह पुट कर देना, डायरेक्शन हमें वैसे पता चल गई है। ये बाकी सब कुछ पता, सिर्फ अब इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो हमारे हमें एक्सेलरेशन का, क्योंकि टेंजेंट का कंपोनेंट तो हमें पता है, नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी वो भी नहीं पता है। अगर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आए तो नॉर्मल डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड v हो जाएगा। अभी हमें पता नहीं ना कि dt और dt का मैग्नीट्यूड 1 आता है या 1 के अलावा भी आता है। ऊपर वाले केस में तो 1 आ गया था जो हम पीछे, तो वही वैल्यू आ गई। अब इसका अगर 1 के अलावा कोई हुआ तो फिर वो इधर पुट करना पड़ेगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट की वैल्यू क्या है। तो अब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ दोबारा से। मैं इसको लिख सकता हूँ कि डी वी ओवर डी टी टेंजेंट प्लस वी। अब इसका मैं ये मैग्नीट्यूड लिख दिया है, डी टी ओवर डी टी। ये मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है और इसकी जगह पुट करना है, और ये आगे नॉर्मल डायरेक्शन आ गई है। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? जी सर। अभी हमारा एजेंडा सारा का सारा यही है, ये मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना, ये फाइंड करना। ये जो आएगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना तो मसला खत्म। अब ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब इसको वो कहते हैं जी, यहाँ पे कहते हैं जी एक फिगर बनाते हैं। इससे चीजें कोई नए वेरिएबल बीच में लेके आते हैं। ये कहते हैं जी पाथ है, ये वही पाथ है जो ऊपर था। वो कहते हैं जी ये पाथ था, ये ई है, ये नाम हमने रख दिए एफ डी है। अब यहाँ पे वो ये कहते हैं कि ये आपके पास टेंजेंट था। जो मैंने ऊपर फिगर बनाई है ना ये वाली, ये देखिए सिर्फ कि टेंजेंट चेंज हो रहा है। टेंजेंट की पहले ये थी डायरेक्शन, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। टेंजेंट की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होती जा रही है। इस इंस्टेंट पे ये होगी, इस पे ये होगी, हर इंस्टेंट पे चेंज होती जा रही है। यहाँ पे सिर्फ वो देखना चाहते हैं कि रेट, ये बेसिकली ये फिगर बनाई है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड रेट ऑफ टेंजेंट कि कैसे चेंज हो रहा है। उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए ये फिगर बनी है। कहते हैं कि फर्ज कर लें कि पहले टेंजेंट की ये डायरेक्शन थी। अब इस कर्व के हर नुक्ते पे टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, फिर ये आगे हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, चेंज होती जा रही है। समझ आ रही? फॉलो कर रहे हैं? पहले टेंजेंट की ये है, जो जो बॉडी कर्व की आगे के जा रही है उसकी टेंजेंट की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो वो कहते हैं कि बेसिकली जो ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, जो उसका इनिशियल टेंजेंट की डायरेक्शन थी, जैसे ऊपर देखें
पहले उसकी डायरेक्शन सिर्फ ये थी, यहाँ से करते 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 इस डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक, टोटल वो कह रहे हैं कि ये जो एंगल है, जो फर्स्ट टेंजेंट की पोजीशन और लास्ट टेंजेंट की पोजीशन, उसने जो इतना एंगल कवर किया है, उस एंगल को उन्होंने डिफाइन कर दिया डेल साई, एंगल बिटवीन टेंजेंट। और ये कह दिया कि उसको टाइम कितना लगा कि अपने टेंजेंट की इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए, वो जो टाइम है उसको डेल टी कह दिया। और ये जो उसका ये टाइम नहीं है, सॉरी, ये टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये टेंजेंट में चेंज है, चेंज इन टेंजेंट। पहले टेंजेंट की वैल्यू ये थी, फिर चेंज आता गया, तो जो नया टेंजेंट बन गया उसकी वैल्यू ये आ गई। मुझे बताइए फिगर की समझ आई आप लोगों को, नहीं आई? बताएं, आगे चलूं? जी सर आ गई है। ओके, बस आ गया तो मसला खत्म हो गया। अब ये था कि डी टी और डी टी, इसका जो अगर मैग्नीट्यूड अगर आपने देखना हो, इसका जो मैग्नीट्यूड अगर आपने देखना है, तो डेल टी इज इक्वल टू 0। जब टेंजेंट वो कहता है कि हमारे पास उसका रेट ऑफ चेंज, मतलब टेंजेंट चेंज नहीं हो रहा, वो मतलब टेंजेंट वो कह रहे हैं कि ये इसी के ऊपर ये टेंजेंट चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज जीरो के इक्वल है, द लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, इसका जो चेंज है बहुत मिनिमल है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो आपके पास ये जो आगे हमने ये जो लिखा है, ये डेल टी और डेल टी हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इस यहाँ से असल चीज के आगे लिखते हैं कि ये लिमिट वो फिर कहता है डेल टी भी जीरो को जाएगा, डेल साई भी जीरो को जाएगा, और डेल एस भी जीरो को जाएगा। कैसे? वो कहता है कि ये देखें, जब आप कहते हैं जी टेंजेंट में चेंज जीरो है, इसका मतलब है डेल साई भी जीरो हो रहा है, डेल साई भी जीरो हो जाएगा ना, कि जब ये चेंज जीरो के करीब है, इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएगी। तो ये जो डेल एस है डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर टेंजेंट में चेंज नहीं आ रहा, अगर ये रेट ऑफ चेंज जीरो को अप्रोच कर रहा है, नहीं है, मतलब ये है कि बॉडी वो मूव बहुत इतनी आहिस्ता मूव कर रही है कि उसके टेंजेंट में चेंज नहीं आ रहा, एक इंस्टेंट पे उसमें उसकी वही डायरेक्शन है जो पहले टेंजेंट की थी, अगले भी उसका टेंजेंट सेम वही है, मतलब वो कर्व फील ही नहीं हो रही, वो एक लीनियर पाथ फील हो रहा है उससे। तो तब डेल साई भी जीरो होगा, क्योंकि ये एंगल भी जीरो होगा, को अप्रोच करेगा, चेंज भी जीरो होगा, तो जो डिस्टेंस उसने कवर करना है वो भी जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आपके पास डेल टी और डेल साई, अच्छा ये कैसे बनाया था ये मैं बाद में एक अभी बता देता हूँ, साई और डेल एस और डेल टी। यहाँ पे ये मैं बताता हूँ ये किधर से आया। हमारे पास ऑलरेडी बड़ा सिंपल सा था, डेल टी और डेल एस तो हमारे पास है ना ऑलरेडी, डेल टी, ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक्सप्रेशन मौजूद है ना, ये वाला, ये था ना, तो इससे हमने ये बना लिया था कि जब डेल अप्रोचेस टी अप्रोचेस टू जीरो हो, तो ये फिर ये हम ये लिख लेते हैं। तो बेसिकली वी हैड ऑलरेडी दिस एक्सप्रेशन, ये तो हमारे पास ऑलरेडी था कि डेल टी और डेल एस, ये हमारे पास था। हमने क्या किया कि डेल साई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और सर डेल टी और डेल टी था हमारे पास, डेल एस भी था। डेल एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये हमने काम किया। और इसको करने से हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास अब हमने डेल टी के नीचे डेल साई को ले आए, ये वाला,
और ऊपर जो डेल साई था उसके नीचे डेल एस ले आए और डेल एस के नीचे डेल टी ले आए। तो ये बेसिकली हमने ये एक्सप्रेशन इधर ये ले रखे। अब यहाँ पे वो कहता है जी जो साई एंगल है, ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि साई एंगल क्या होता है। एंगल थ्रू विच द यूनिट टेंजेंट टर्न्स इन टाइम, मतलब जब वो चेंज हो रहा है। लेंथ ऑफ आर्क डिस्क्राइब्ड बाय पॉइंट एफ इज गोइंग टू जी इज 1 एंड द लेंथ ऑफ chord एफ जी इज डेल टी। सो दैट, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। आप खुद देखें, ये सारी बातें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ। आप खुद देखें कि अगर ये जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको भी लिख देता हूँ, डेल साइज इक्वल टू 0 डेल एस इक्वल टू 0। अगर डेल साइज इक्वल टू 0 हो, डेल साइज इक्वल टू 0 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप देखें, अगर ये डेल साइज 0 हो तो डेल साइज 0 हो तो ये टेंजेंट की वैल्यू इसके ऊपर ही नहीं आ जाएगी। ये 0 का मतलब क्या है? ये एंगल 0, ये लाइन है ही नहीं है। अभी तो एक ये है ना डेल टी और टी प्लस ये अगर ये डेल सी 0 हो तो वो दोनों वैल्यू टी नहीं हो जाएगी। ये 0 हो तो ये जब ये 0 को अप्रोच कर रहा हो तो ये भी 0 को ही अप्रोच कर रहा है ना, दोनों की वैल्यूज आपकी सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब अगर ये चीज नहीं है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। जी सर। अगर 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 दूसरी इसमें दूसरा, ये तो आपको समझ आ गया। अब दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अब इसको मैं थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूँ। जब पूरा हो गया तो फिर आपके पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा पीछे, वो आपके पास बच जाएगा। अगर आप डेल एस 0 को हो, डेल एस 0 को जाए, डेल एस 0 को हो तो इसका मतलब है कि ये आपके पास डी एस ओवर डी टी आ गया है। डेल एस 0 को जाए तो ये रेट ऑफ चेंज, और आपको पता है ये डेल एस और डी एस में फर्क क्या होता है? डेल एस होता है चेंज, ये डी होता है बहुत छोटे इंस्टेंट का चेंज है। ये बड़ा रफली स्पीकिंग में बोल रहा हूँ। तो ये जब ये डेल एस 0 होगा इसके हिसाब से तो ये डी एस आ जाएगा, ये ऐसे। तो अगर मैं इसको लिखूं तो हमारे पास डी टी ओवर डी टी जो इसका मैग्नीट्यूड आता है, तो ये डी एस ओवर डी टी इधर से, और इसकी वैल्यू 1, और ये हमारे पास जब डेल इधर से ये डेल टी 0 होगा तो ये हो जाएगा, डेल एस 0 होगा तो ये हमारे पास डी, ये भी डी में आ जाएगा, डी साई ओवर डी एस। तो अब ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है v के इक्वल है, तो ये v इंटू डी साई ओवर डी एस, ये आपके पास ये वैल्यू बन जाती है। तो बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है v इंटू डी साई ओवर डी एस, ये है। डी साई ओवर डी एस किसे कहते हैं? जैसे आर्क रेट एट विच टेंजेंट टू द पाथ टर्न्स इट इज कर्वेचर ऑफ द पाथ, के पाथ में कर्व कितनी है, एंड इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, और वो कहते हैं कि इसको हम के कहते हैं, इसको हम के कहते हैं, कर्वेचर ऑफ पाथ। तो ये बेसिकली v इंटू के आ जाएगा। तो बेसिकली ये रो होती है 1 ओवर के, तो के कर्वेचर को कहते हैं, और रो जो है बेसिकली इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल। तो बेसिकली डी टी ओवर डी टी इसका जो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा v इंटू रो, ये एक्सप्रेशन बनता है। अब ये मैग्नीट्यूड जो आपको मैंने कहा था ये इस जगह पे पुट कर दे, तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बन गया a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी टेंजेंट प्लस v पहले था, उसकी आगे ये v ओवर ये आगे ये नॉर्मल डायरेक्शन आ गई, तो ये इसका डी वी ओवर डी टी टेंजेंट की डायरेक्शन प्लस v स्क्वायर ओवर रो नॉर्मल की डायरेक्शन।
इज इट क्लियर? हाँ जी, ये आ गया ना, इसका टेंजेंट की डायरेक्शन का कंपोनेंट ये आ गया, नॉर्मल की डायरेक्शन का कंपोनेंट ये आ गया। तो मसला परेशानी बताएं। सर पेपर में इसकी थ्योरी की भी सवाल होती है या डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म से सोल्व करना होता है क्वेश्चंस को? साथ स्टेप लिखते जाएगा कि नो टेकिंग दिस टेकिंग दिस, ये वो ना, फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये वो साथ साथ वो साथ थोड़ा थोड़ा लिखता जाए। हर स्टेप में कुछ ना कुछ लिखते जाए, नहीं कुछ आ रहा ना लिखे, कोई इशू नहीं है। अभी मैं नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ। हमजा आपके पास रमूना? जी सर। हमजा आप, हाँ आप दूसरे बैच में आए रमूना। सर इसके जो पास क्वेश्चन है सर वो भी सॉल्व करवा दीजिएगा, तो पास ये पेपर के सवाल। आपका सर ये भी आया हुआ है ना जो सॉल्व करवा दिया है। सर इसके ऐसा क्वेश्चन नहीं आते एग्जांपल्स? आप पास पेपर देखिए ना, आपके सामने नहीं सारे पड़े हुए नहीं आते। इसकी एक्सरसाइज के 3-4 सवाल है, आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन पेपर में नहीं आते, लेकिन आप सॉल्व कर लीजिएगा। 5 सवाल है, 4 सवाल है। ये पेपर का सवाल है डियर स्टूडेंट, ये पेपर में आया हुआ है। पेपर देखने की आदत डालें। आपको इसकी समझ आ गई है या नहीं आई बताएं ईमानदारी से। स्टेप्स है सारे, आपने प्रैक्टिस ही करनी है, चीजें बैठ जाएंगी माइंड में। तो ये आपने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स आपके इसने फाइंड कर लिए। अब अगर पेपर में सवाल आएगा तो कैसे आएगा? आपको कहेंगे, अगर मैं ज्यूम कर रहा हूँ पेपर में आया कभी नहीं, एग्जांपल इसकी दे, आपको कहेंगे जे का ऑब्जेक्ट है तो उसकी वेलोसिटी इतनी है और वो जो पाथ पे है उसका कर्वेचर इतना है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करो, उसका डेरिवेटिव वेलोसिटी का लोगे यहाँ पे लिख दो, उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर लेके कर्वेचर की वैल्यू पुट करो तो बताएंगे ये समझ आ गई। या अगर आपको क्या देता है जी, पोजीशन देता है तो कहता है जी वेलोसिटी भी फाइंड करो, एक्सेलरेशन भी फाइंड करो। तो पोजीशन जो आपको दी है उसने उधर से, या फॉर एग्जाम्पल आपको देता है पोजीशन देता है एक्स और वाई की डायरेक्शन में, तो एक्स का डेरिवेटिव लें वो उसकी ये आ जाएगी, वाई का डेरिवेटिव लें फिर उसकी वाई की स्केलर वैल्यू निकाल लें और फिर आप वाई को सर ये सर इसमें तो पी इस की क्वेश्चन का वैल्यू एक कैसे फाइंड एग्जाम्पल की है करा सर? देंगे आप? ये जो एग्जांपल इसके आगे हुई है प्रूफ के आगे, इसमें पी की वैल्यू इतनी लंबी है कहाँ से ली हुई है? पता नहीं कौन किधर है ये पेज बताओ। पेज नंबर 144 सर, 143 के एंड पे एग्जांपल आर 44 पे जा रही है। हाँ यहाँ पे ना वो उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे ना उसने ना रो की वैल्यू डायरेक्टली दी नहीं ना, और वो कहता है कि रो फाइंड करने का ये फार्मूला है, तो आप इस तरीके से रो की वैल्यू फाइंड किया करें। वो कह रहा है कि जब पैराबोला कर पैराबोला की फॉर्म में होती है ना, क्योंकि एग्जांपल के अंदर उसने कहा हुआ है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो कहता है कि पैराबोला का कर्वेचर रेडियस फाइंड करना हो ना कर्वेचर का, उसका फार्मूला ये है, तो इसको यूज करके फिर उसने इसकी वैल्यू, ठीक है। याद ये था ना कि आपको रेडियस की वैल्यू न्यूमेरिकल पहले ही दे देता है, इसलिए उसने वैल्यू नहीं दी, उसने सीधा कहा कि यार खुद फाइंड कर लो, फार्मूला ये है, पैराबोला का टेम्परेचर फाइंड करने का ये तरीका है, ठीक है। जी सर। अच्छा
डियर स्टूडेंट, अभी हम अगला करते हैं। ये जो मुश्किल काम था ना अभी का, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। जो थोड़ा सा दिमाग की दही तो नहीं बनाता, मुश्किल चीज कोई नहीं होती, जो समझ आ जाए वो मुश्किल नहीं है, जो ना आए नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा आगे पीछे कहानियां थी इसमें। एक ये सवाल आता है, एक साल ये आ जाता है, अगले साल ये जो दूसरा आता है वो भी करने लगे हैं। दूसरा सवाल आता होता है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स components of velocity and acceleration। उसी तरह से अब ये रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स है, ये और तरह के होते हैं। वो कहते हैं ये भी वेलोसिटी के भी फाइंड करो, एक्सेलरेशन के भी फाइंड करो। अब इस पे आ गया, तो आप जब आप पेपर देखेंगे तो या यही होगा, टेंजेंशियल और नॉर्मल की बात या करेगा, या रेडियल या ट्रांसवर्स की बात करेगा। ये हर पेपर में सवाल मौजूद होगा। अगर हम इसको देखें तो अब हमें पता होना चाहिए कि रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट होते कौन से हैं, इसकी समझ हमें होनी चाहिए। जैसे हमने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट को तो अंडरस्टैंड कर लिया है कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी जो टेंजेंट डायरेक्शन होती है वही टेंजेंशियल, और नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर होता है। ये हमने सारा कुछ देख लिया। अब जो हमारे पास रेडियल और ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स होते हैं, ये बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई एक्सिस होता है ना, इसी तरह जिन्होंने मैथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज पढ़ी हुई है ना, उसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चे स्टडी करते हैं। जिन्होंने वो सही प्रॉपरली स्टडी किया हुआ है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिनको ईएमटी अच्छे तरीके से आती थी, तो उसमें वो पोलर, उसमें टोटल कुछ 100 से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स है हायर लेवल पे, पीएचडी लेवल पे, रिसर्च लेवल पे चले। लेकिन एज फार एज ओवर अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न्ड इन बैचलर लेवल, इसमें हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, टेंजेंशियल, नॉर्मल और पोलर कोऑर्डिनेट्स ये जरूर पढ़ाए जाते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक रेडियल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। लेकिन उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स को रेडियल और ट्रांसवर्स में नहीं लिखते, रादर पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो आपकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं वो रेडियस से करते हैं और उसके पोलर एंगल से करते हैं। रेडियल और ट्रांसवर्स फिर एक और एंगल से उसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम सिंपल, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये वो एक्स वाई है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिंपल हम कहते हैं जी हमारा ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पड़ा हुआ है पी। कहते हैं जी ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कह देंगे। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिफाइन करना होता, आवाज आ रही है? हेलो? यस आ रही है सर। ओके, हमने इस पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन से हमने कहा कि आर इसका रेडियस है, ये इतने डिस्टेंस पे है, और ये हमने इसका कह दिया जी ये पोलर एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है। तो हमने कह दिया कि हमने इस तरीके से इसको पोजीशन को डिफाइन किया। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिफाइन करते तो मैं इसका एक्स कंपोनेंट निकालता और वाई कंपोनेंट निकालता। तो अब मैंने एक्स और वाई की बजाय आर और थीटा में लिखूंगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो तो आर और थीटा की फॉर्म में मैं पोजीशन को डिफाइन करूंगा। अगर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिखना होता तो फिर मैं एक्स और वाई कंपोनेंट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करता। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप वो कहते हैं कि ये जो एंगल होता है ना, ये रेडियल डायरेक्शन है, रेडियस जिस डायरेक्शन में जाता है, वो कहते हैं जो उसकी अपोजिट, उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है ना, परपेंडिकुलर,
कोई बताएगा कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? थीटा प्लस पाई बाई 2। ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। जो इसका परपेंडिकुलर एंगल होता है ना, वो डायरेक्शन उसको वो कहता है जी वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। रेडियस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सर ये आपकी स्क्रीन मूव नहीं कर रही? स्क्रीन नजर नहीं आ रही? सर एक ही जगह पर रुकी हुई है। इंटरनेट मेरा ख्याल है थोड़ा सा तंग कर रहा है, शायद ये रीजन है। एक जगह पे मैंने रोकी तो एक जगह पे ही हुई है। अब नहीं, आपको नजर नहीं आ रही? मैंने मूव ऐसे की नहीं है, या पेन ही नहीं नजर आ नहीं रहा? सर, मतलब वो पेन पेन नहीं नजर आ रहा चलता हुआ, वो काम ही 10 शो हो रहा है। अभी आ रहा है? हम्म। नजर आ रहा है? वो नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? नहीं सर, ये बस हिल रहा है, वो हिल नहीं रहा, उधर ही कांस्टेंट है स्क्रीन आपकी, मतलब कुछ भी आगे लिखा हुआ नहीं। शेप नजर नहीं आ रहा? शेप नजर आ रहा है सर, लेकिन ऊपर आप जब लिखते हो तो वो नजर नहीं आता, एक जगह पे रुका हुआ है। चले कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर ले, फिर क्या हो सकता है। अभी समझ नहीं आ रही, ऐसे होना नहीं चाहिए। सर आप मीटिंग रीज्वाइन कर रहे हैं, शायद ठीक हो जाए। अच्छा चले मीटिंग रीज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंटरनेट का थोड़ा सा मसला चल रहा है, शायद मैं करता हूँ। हाँ जी, आप बताओ, आवाज तो ठीक है? हाँ जी सर, आवाज आप लिख। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? सर नजर तो आ रहा है, लेकिन आप कोई चीज लिखे ना, फिर पता चलेगा। वो ये अब क्या हो गया यकदम, मैं क्या करूं इसका? क्या करूं अब? रुको यार, कोई एक मिनट, कोई और जुगाड़ लगाता हूँ, मोबाइल से देता हूँ इसको। हाँ भाई, आपको पेंशन नजर आ रहा है? हाँ, बताएं। नहीं सर, स्याही खत्म हो गई है। स्याही है? आपकी नजरें खराब हो गई हैं, मुझे नहीं पता। अब मैंने सारे कार्रवाई कर ली है। अब मैंने
इसको मोबाइल पे भी चला दिया, नेट का इशू नहीं है अब मेरी तरफ से। अब आपको क्यों नहीं नजर आ रहा आपका इंटरनेट स्लो है? 8 में से किसी बंदे को भी नहीं नजर आ रहा? नो सर। व्हाट द हेल इज दिस? व्हाट चक्कर इज दिस? अब मैं बंद करके चलाता हूँ, फिर भी नहीं आ रहा। देखते हैं, मैं भी दोबारा शेयर करता हूँ। हाँ, आप बताओ। हाँ, नहीं, सर ब्लैक स्क्रीन है। स्क्रीन ब्लैक है? ब्लैक स्क्रीन कैसे हो सकती है? व्हाइट बोर्ड शो ही नहीं हो रहा। अब बताए। सर ब्लैक स्क्रीन है, व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा। तो किसी को भी नहीं हो रहा शो? सर अभी सर नहीं हो रहा पूरा ये। screen ही हो गया है। बताए, नहीं हुआ? यार रेमूना किधर हो आप? 2 मिनट के लिए आगे चली गई हैं। सर आप स्क्रीन शो होनी चाहिए आपको। सर नहीं शो हो रही। सर अब स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। ये क्या तमाशा है? व्हाट द हेल इज दिस? सर मीटिंग रिक्रिएट कर। ना ना ना, रिक्रिएट वाला कोई चक्कर नहीं। फिर ये शो नहीं हो रही। नहीं आ रही शो? नहीं सर, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अलिशबा आपको भी नहीं नजर आ रही? नहीं सर। सर सब के सब अगर इसको रीजॉइन कर ले तो मैंने 2 दफा रीजॉइन भी किया है, लेकिन आपको फिर भी नहीं नजर आई? सर ये मीटिंग नजर नहीं आ रिक्रिएट रहा ही है। करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगी। मीटिंग ही लीव किया एरर तो आ क्या गया। होगा सर? यार ये कभी हुआ नहीं ऐसे यार। टेक्निकल मुझे एरर्स इतना कभी अरसा कभी हो आ गया जाते बस हैं। हुए। कमाल हो गया यार। सर ये हो जाता है कभी बोलता है नहीं। मैं ज्वाइन करता हूँ इस किसी मीटिंग को मैं ज्वाइन करता हूँ लीव करके। लेट्स सी।
जी बेटा नहीं आई। अभी नजर आ रही है। नहीं आई आंटी। ये सर अब आया। यस सर अभी ठीक हुआ है फोन। हेलो मेरा तो सर देर नहीं है कहीं पर। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। सर आपका माइक ही म्यूट है सर आपको। तो यार आप टाइम पे बोल लेते यार। मैं माइक म्यूट करके आगे से बोल बोल के पता नहीं कितना बोल चुका हूँ। सर हम बोल रहे हैं आप अच्छा चले सुने। तो ये जो हमने फिगर बनाई है, इस फिगर में हमने देखा है, तो इस देखिए इन पोलर कोऑर्डिनेट्स द पोजीशन इज स्पेसिफाइड बाय अ रेडियस वेक्टर आर, जो आपको आर बताया है। पोजीशन पॉइंट पी पे है,
and the polar angle theta which are related to x and y through the relation उनका अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में r पता हो और थीटा पता हो तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में x फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह से y फाइंड कर सकते हैं provided that the two coordinate frames have the same origin अगर उनका सेम ओरिजिन हो तो आप कर सकते हैं और इनिशियल लाइन भी उनकी कोइंसाइड करती हो x एक्सिस के साथ The direction of radius vector is known as the radial direction and the perpendicular to it in the direction of theta is called the transverse direction. तो ये रेडियस की डायरेक्शन में आर ये आपको रेडियल डायरेक्शन कही है और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन कह दिया है। अब हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता होगी रेडियल में तो हमने उसका रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेना और ट्रांसवर्स में निकाल लेना है बड़ा सादा सा है अभी हमारा एजेंडा क्या है कि वेलोसिटी का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालना। हाँ जी सर ये जो फिगर के अंदर आपने थीटा प्लस पाई डिवाइड बाय 2 लिखा ये किस रूल के तहत आ गया सर वो थीटा वहां पे एंगल ये रूल है ये रूल तो मैं जिसके हिसाब से नहीं करता सादा सी बात करता हूँ ये देखो सर ये cos थीटा हम तब लेते हैं जहां से एंगल बन रहा होता है ये x से एंगल बन रहा है तो x इज cos थीटा अगर ये y से बन रहा होता तो हम y को cos थीटा लेते ये x एक्सिस पे थीटा बन रहा है नहीं वो ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे बना है थीटा प्लस पाई बाई 2 कैसे बना है देखें यहाँ पे ये जो एंगल है ना ये हमने 100% उस तरह से ड्रा प्रॉपरली नहीं ना किया हुआ अगर ड्रा प्रॉपरली करने की कोशिश करें तो ये इस तरह से कुछ बनेगा ये बनेगा तो ये देखिए अगर ये 45 डिग्री है तो अब ये देखिए ना ये तो ये 45 तकरीबन जो बन जाता है ना कि ये 90 है ये वाला और ये इतनी 45 बन जाता है तो इसलिए इसको थीटा प्लस 90 लिखा है ठीक है इसका कोई रूल और आइडेंटिटी वगैरह भी कोई शायद हो तो इसका जो इनर एंगल है उसके अपोजिट उसी एक्सिस के पास जो आउटर एंगल है वो 90 डिग्री ऐड होके होता है क्लियर नॉट क्लियर यस सर अच्छा अब ये हमारे पास जो वेलोसिटी है तो ये सिंपल वही पोजीशन का डेरिवेटिव है और अभी हमें पोजीशन का पता क्या है ये भी सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें पोजीशन हमें पता है कि आर वेक्टर आर उसका मैग्नीट्यूड और आर डायरेक्शन आपको पता है इस तरीके से लिख सकते हैं वो आप डी ओवर डी टी आर मैग्नीट्यूड और आर डायरेक्शन तो इसका डेरिवेटिव ले लें डी आर ओवर डी टी ये आर डायरेक्शन प्लस आर मैग्नीट्यूड इधर और उसकी डायरेक्शन का डेरिवेटिव है ये आपके पास है अब हमें ना यहाँ पे एक चीज समझ आनी चाहिए कि मैं यहाँ पे एक चीज समझनी है कि ट्रांसवर्स और जो रेडियल डायरेक्शन के कंपोनेंट्स है वो होते क्या उसको बाद में बल्कि देखते हैं उसको यहाँ पे नहीं टच करते तो हमारे पास अभी ये चीजें दोनों आ गई डी आर ओवर डी टी दिस अब मैं इसको कर देता हूँ डी आर ओवर डी टी को मैं आर डॉट भी लिख सकता हूँ अब ये आ गया बी ये आर आगे ये डी आर ओवर डी टी इसका मुझे पता नहीं है इसकी वैल्यू क्या है ये वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ कैसे फाइंड होगी अभी करते हैं हमें पता है ऑलरेडी कि जो आर यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू है cos थीटा आई प्लस आर कोई भी यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू
cos थीटा प्लस साइन थीटा कैसे ये ऐसे होगी ये आर वेक्टर है उसका एक एक्स एक्सिस होगा ये आई डायरेक्शन में एक ये डायरेक्शन तो आप किसी भी पोजीशन वेक्टर को ये कोऑर्डिनेट में लिखे इसके यूनिट वेक्टर की ये पोलर कोऑर्डिनेट में जो यूनिट वेक्टर होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में यूनिट वेक्टर की वैल्यू ये क्योंकि ये आर वेक्टर एक्स में भी होगा वाई में भी होगा इसलिए दोनों को लिखा इसीलिए जो ट्रांसवर्स वाला होगा जैसे अभी लड़के ने cos थीटा की बात की है तो उसका जो हमारे पास जो होगा वो एंगल ये होगा थीटा आई प्लस साइन इसलिए कि अब ये डायरेक्शन इसका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका एक्स एक्सिस ये होगा वाई एक्सिस ये होगा तो थीटा ये होगा अब इसका जो एस है अब इसका जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो ये बन इसका एक्स डायरेक्शन में ये होगा और वाई डायरेक्शन में ये होगा इसलिए इसका एंगल आपने ये वाला यूज किया ये आ गया अब आप इसका cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई कर लो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस साइन ही आ जाएगा प्लस cos आफ्टर सिंप्लीफिकेशन cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला और साइन अल्फा प्लस ये फार्मूलाज दोनों इस पे ओपन करके उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका रेडियल तो ये है ट्रांसवर्स की इसकी पोलर ट्रांसवर्स कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखा ये आप देखिए अब क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव देखना है क्योंकि हमारे पास इधर डेरिवेटिव है जिसको हमने सॉल्व करना है ये डी आर ओवर तो रेडियल आप डेरिवेटिव ले लें ये डी ओवर डी पाई कर आप कर कहता रहूं ये हो गया अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे cos का तो ये माइनस साइन थीटा जे और साइन का लेंगे तो ये cos थीटा जे ये आई है अब साथ इसके डी थीटा और डी टी एंगल का भी साथ डेरिवेटिव ये साथ आ जाएगा तो बेसिकली डी आर ओवर डी टी किसके इक्वल है अब ये सारा किसके इक्वल है ये एस के इक्वल है ये ऊपर वाला देखें साथ क्या आ गया डी थीटा और डी टी इसकी जगह आप थीटा के ऊपर डॉट भी डाल सकते हैं ये तो बेसिकली हुआ क्या है कि डी आर इसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में ये इक्वेशन थी तो ये आर थीटा आर यूनिट डायरेक्शन प्लस आर थीटा डॉट एस ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है इसका जो रेडियल डायरेक्शन हमारे पास आ रही है वेलोसिटी की वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ आर डॉट आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर ये इसका जो रेडियल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है जो भी आर पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव और जो ट्रांसवर्सल में उसका एंगल का डेरिवेटिव और आर पोजीशन वेक्टर ये इसका रेडियल कंपोनेंट है ये इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट है इज इट क्लियर आगे बच्चों ये आखिरी चीज रह गई है एक्सेलरेशन इसकी निकालनी है दैट इज वेरी सिंपल कि ये इसका डी वी ओवर डी टी है वी आपको ऑलरेडी पता क्या है इसका ये आर थीटा डॉट है फिर आर डैश है प्लस आर है थीटा डॉट है एस ये है इसका अब डेरिवेटिव है बाय इस पे प्रोडक्ट रूल इस पहले लगाए ना प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये आर डॉट का डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी आर यार डबल डॉट हो गया सर
हाँ वो आगे अगले स्टेप पे कवर करते हैं। अब ये 3 है, अब इन 3 पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, तीनों पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो तीनों पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? पहले 2 को एज इट इज रख ले, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड। अब पहले और तीसरे को एज इट इज रख ले, आर एस, और सेकंड का डेरिवेटिव ले ले। अब दूसरे और तीसरे को एज इट इज रख ले और पहले का डेरिवेटिव ले ले। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें, तो मजीद जब सिंप्लीफाई आप इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये आप खुद सोच, ये बताएं डी आर ओवर डी टी किसके इक्वल है? इसके इक्वल नहीं है। जी सर। जी इसकी बजाय आप आर डॉट तो लिखे ना, तो इसकी बजाय आप क्या लिख देंगे? थीटा डॉट और एस लिख देंगे, प्लस ये आर है यूनिट वेक्टर, तो इसको आर डबल डॉट लिख दें, प्लस आर सिंगल डॉट। अब डी एस ओवर डी टी हमने फाइंड ही नहीं किया, ये था, ये तो हमने फाइंड ही नहीं किया, डी एस ओवर डी टी। अगर इसको हम फाइंड करें डी एस ओवर डी टी को, तो एस की वैल्यू है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। इसका डेरिवेटिव आता है माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे इंटू डी थीटा और डी टी। ये आ गया, और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिकली माइनस कॉमन आ जाएगा, पीछे ये आर रह जाएगा और ये थीटा डॉट। तो डी एस ओवर डी टी इसके इक्वल है डी आर ओवर डी टी थीटा डॉट एस यूनिट वेक्टर, डी एस ओवर डी टी है थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर के साथ माइनस। तो अब इसके साथ आ जाएगा थीटा डॉट आर यूनिट वेक्टर के साथ -1 कर दिया, इसकी जगह ये हमने लिख दिया। अब आगे वाला ये आर है एस है, ये डबल डॉट हो जाएगा, फिर है थीटा डॉट एस और आर पे सिंगल डॉट आ जाएगा। अब इसमें आप ने क्या करना है कि आर यूनिट वेक्टर वाले और एस वाले अलग अलग कर ले। ये भी आर यूनिट वेक्टर वाला है, ये भी आर यूनिट वेक्टर वाला है, और ये 2 ही हैं। इनमें से पीछे क्या रह जाएगा? आर डबल डेरिवेटिव प्लस आर थीटा सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, 2 दफा है ना, -1 भी आएगा। अब ये सारे तो इसमें आर सिंगल डेरिवेटिव फिर थीटा डॉट और ये इससे आगे, और फिर इससे आपने देख लिया प्लस आर, ये फिर आर डॉट और थीटा डॉट एस। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। अब इनको ऐड कर लें, ये 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट एस यूनिट वेक्टर। अब इसका रेडियल ये कंपोनेंट है, ए आर इसको रेडियल कहते हैं, ये है आर डबल डॉट ये वाला माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ए थीटा ये इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ये 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर डबल डॉट। ये हमने देख लिया, सॉल्व भी कर लिया। इज इट क्लियर?
जी सर। तो ये ऐसा है कि ये आपकी दोनों डेरिवेशन हो गई हैं। आपका काम ये है कि बुक को एक दफ़ा रीड भी कर लें, उसके साथ एग्जाम्पल सर ये इधर आखिरी स्टेप बता दें जिसमें लिखा था लेटर कंपोनेंट इज यूजुअली रिटन एज है ना यार के साथ, उसके आखिरी का। जो एस के साथ है उसको सेपरेट लिख दिया यार, इसको कह दिया ये रेडियल है और ये ट्रांसवर्स है। सर ये जो एंड पे इसने लिखा हुआ है 1/r डी ओवर डी टी। इसने सिंपलीफाई करके एक इसने फर्दर सिंपलीफाई कर दिया ना इसको, ये करके दूं, रुको यार ये भी कर दूं। इसमें वो ये कहता है कि वो जो ये वाला कंपोनेंट है ना, इस कंपोनेंट को वो कह रहा है कि ऐसे लिख लो 1/r डी ओवर डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, कहता है इसकी बजाय ये लिख लो। आप इसका डेरिवेटिव ले क्या बनता है 2r थीटा डबल डॉट नहीं 2r सर एक सिंगल डॉट ही आएगा ना, एक का डेरिवेटिव एक का होगा। 2r थीटा सिंगल डॉट इस r स्क्वायर थीटा डबल डॉट, ये इससे कैंसिल, तो इसका r भी कैंसिल एक है, तो आपके पास क्या बच जाएगा पीछे 2 थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। गलती हो गई है इसमें, सॉरी यार सॉरी, आर तो कर लिया हमने, लेकिन उसके साथ आर डॉट भी आना था कि आप जब इसका लेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं ना डेरिवेटिव, तो 2r तो आएगा, फिर r का सिंपल डेरिवेटिव भी आएगा, इसलिए ये डेरिवेटिव भी इसके साथ आएगा। ये आ गया, ये देखें सेम वही एक्सप्रेशन आ गया, बस उसने उसको इस फॉर्म में लिख दिया। जी सर। तो बस ये हाँ? सर इसके आप काइंडली नोट शेयर कर दीजिएगा अपने। यार आपसे खुदा पहले शेयर किए नहीं हुए नोट्स? नहीं सर इन चैप्टर दोनों चैप्टर्स के नहीं किया वो, बाकी किए हैं नहीं किए शेयर? सर, ये इन 2 चैप्टर्स के नहीं किए, बाकी सब किए हैं। अच्छा अच्छा, चले मैं ये शेयर कर देता हूँ और आप चैप्टर को रीड शीट करके ना इसके सवाल सारे देख लें, सॉल्व कर लें। नहीं इनके चैप्टरों के कोई मैंने वो नोट्स अपने नहीं शेयर किए हुए, लेकिन कुछ फाइल्स तो शेयर की हुई है ना जो सॉल्व हुए हुए हैं सारे सवाल। हमजा अपने नहीं शेयर किए हुए, अब अगले सर चैप्टर के सारे मुझे नहीं तो मिले है, मैं इससे कह रहा हूँ, मुझे नहीं तो मिला, मैं ढूंढ रहा था लेकिन नहीं आप ये हो ही नहीं सकता ना। मैंने अपने नोट्स तो ये डेरिवेशन के शायद ना भेजे हूँ, लेकिन वो जो अगला पूरा चैप्टर है ना, उस पूरे चैप्टर के एक एक जो न्यूमेरिकल है उसका मैंने वो नोट शेयर किए हुए हैं। पर ये मैं अभी तो आपको डेरिवेशन के भेज देता हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं। सर ग्रुप पे तो नहीं है? नहीं ये ग्रुप पहले पिछले ग्रुप की बात हो रही है, ये बच्चा पिछले ग्रुप का है, बैच 1 का है, ये दोबारा लेक्चर ले रहा है। अच्छा बस ये कर ले आज। हाँ सर ये कह रहा था कि इन दोनों में से बस ये दोनों ही आएंगे ट्रांसफर्स, और जो आपने पहले किया है उनकी डेरिवेशन हमने पेपर में डालनी होगी। हाँ जी, आप पास पेपर खुद देखें ना आप। अब मुझे ये मतलब अप्रोच अच्छी नहीं लगी। हो जाएगा। आप एनालिसिस तो करें ना यार, ऐसे नहीं मजा आता। हम मैं तो अभी क्या यार, आपको यकीन नहीं आ रहा ना, आप फिर अजीब अजीब बातें करेंगे, आप कहेंगे नहीं सर पक्की बात है। और भाई नहीं पेपर सर तो बिल्कुल देखो।
हैं तो बस फिर हम रट्टा मार के चले जाएंगे। नहीं, मेरी जान मुतमिन ऐसे नहीं होते टीचर से। टीचर का ओपिनियन लेते होते हैं, अब कहानी अपनी करके मुतमिन होते हैं। अच्छे स्टूडेंट ऐसे नहीं होते कि टीचर, आप मेरे से भी राय ले, पास पेपर को खुद चेक करें, फिर आपको वो कॉन्फिडेंस इस तरीके से जो आता है ना, कॉन्फिडेंस है उसको फिर कोई शैटर नहीं कर पाता। फिर अगर कोई और बंदा आपको कोई कहानी सुनाएगा तो आप कहेंगे खबरदार, मुझे पता जो कुछ है, मैंने सारा हिसाब लगाया हुआ है। अगर सिर्फ मेरी बात पे यकीन करके चलेंगे तो कोई और बंदा मेरे से तगड़ी कहानी कोई डालेगा तो आप उसकी मानना शुरू कर देंगे। समझ आई? सही है। इसलिए मेरी बात सुने तो जरूर, लेकिन मुतमिन मेरी बातों से ना सिर्फ हुआ करे, पेपर को भी साथ देखा करे, क्योंकि परमानेंट जो सेटिस्फैक्शन है वो किसी की बात पे बंदा कभी भी नहीं हो सकता परमानेंटली सेटिस्फाइड। वो अपने ही थिंकिंग और डिसीजन से बंदा सेटिस्फाई होता है। तो इस वजह से हमेशा ओपिनियन सारे लोगों से लिया करें, लेकिन माना अपनी करें। और वो अपनी मानने का प्रोसीजर आप देखें। आपने मेरे से ओपिनियन ले लिया है, मैंने अभी कह दिया कि इन दो में से एक आनी है, चुप करके सुन लें। नहीं यकीन आता तो भी पेपर में जाके पास पेपर्स को देखें, हिसाब किताब सारे लगाएं, एनालिसिस करें। ये जो स्टूडेंट जो करते हैं बच्चे वही यार पास होते हैं, नंबर भी वही लेते हैं, ये खुद डिसीजन लेने होते हैं। तो एनी हो, सी यू टुमारो। कल हम अगला चैप्टर करेंगे।